आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ैनब अरशद और वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है ज़ू 510 का जो हम पढ़ रहे थे हैंड्स के पोल्ट्री के अंदर जो डिज़ीज़ थी वायरल की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। लास्ट वीडियो में हमें बैक्टीरियल जो है वो ख़त्म कर दी थी। आज जो हमने डिज़ीज़ शुरू करनी है वो किसकी वजह से है? डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है, यानी किसी न्यूट्रेंट या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी से, ठीक है, एलिमेंट की डेफिशिएंसी से जो हैंड्स के अंदर पोल्ट्री के अंदर डिज़ीज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। वाई टू पैरालिसिस अकर, पहली डेफिशिएंसी है टू पैरालिसिस, ठीक है, जिसमें जो हैंड्स के जो पाँव होते हैं उनके जो आगे टूज़ होते हैं वो बेंड हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। ये क्यों अकर होता है? ये किसकी वजह से होता है? ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? येलो विटामिन ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स का एडिशनल पार्ट है जो कि मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जब ये ख़त्म होगा तो ये इनके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी जो टू है वो पैरालाइज हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे, पुअर ग्रोथ इनकी हो जाएगी, वीकनेस ये फील करेगा, इमेसिएशन और डायरिया भी हो जाएगा। इमेसिएशन होता है एक्सट्रीम वेट लॉस्ट, ठीक है, इतना वेस्ट जो है वो इतना वेट लॉस हो जाता है, इतना कम हो जाता है इनका वज़न के वो बिल्कुल भी थीन हो जाती हैं, इतना जितना अनएक्सपेक्टेडली ये लॉस हो जाता है वो बीमारी की वजह से। ये किस वजह से होगा? ये सब कुटेनियस फैट की वजह से होगा। जब इनकी स्किन के अंदर जो होंगे ना फ़ैट जो स्किन के अंदर फ़ैट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यूज़ हैं या फैटी टिश्यूज़ हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू फ़ैट होते हैं, वो फ़ैट को स्टोर करते हैं। फ़ैट को स्टोर करेंगे तो वो जब इनके जिस्म को फ़ैट की ज़रूरत होगी वो एडिपोज टिश्यू से फ़ैट लेंगे और एनर्जी अपने जिस्म को दे लेंगे, ठीक है। फ़ैट जो है वो बेसिकली एनर्जी का सोर्स है। तो एमेसिएशन कहते हैं फ़ैट की कमी को, इतनी फ़ैट की कमी हो जाती है जिससे इनका वेट लॉस हो जाता है। डायरिया का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है अनेबल टू वॉक एट देयर टूज़ आर टर्न्ड इनवर्ड, बिल्कुल भी ये वॉक नहीं कर सकता क्योंकि इनके जो टूज़ होते हैं वो अंदर की जानब बेंड हो जाते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ विंग्स भी इनके बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं और ये एक जगह चिमट के बैठ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? राइबोफ्लेविन जो होगी वो हमने इसकी फीड के अंदर डाल देनी। चिक्स जो होंगे उनके लिए अलहदा होगी इसकी मकदार, जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए अलहदा होगी और जो लेयर्स हैं उनके लिए अलहदा। जो राइबोफ्लेविन है ये एक पर वज़न के लिहाज से, यानी 1 kg की बेस पीछे हमने कितना राइबोफ्लेविन इनको देना है? 3.6 मिलीग्राम, ठीक है, चिक्स के अंदर। और जो ग्रोवर्स हैं उनकी अगर उनका 5 kg वज़न है एक ग्रोवर का, तो हमें 1.8 मिलीग्राम जो होगा वो पर kg के हवाले से देना होगा, यानी 1.8 मिलीग्राम फिर 5 मरतबा देना होगा 5 kg के लिए। और जो फीड इन लेयर्स के अंदर क्या है? राइबोफ्लेविन जो होगा 2.2 मिलीग्राम पर kg देने की। ये अमाउंट आपने MCQs के लिए याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैटल फार्मिंग यूजेस, एनिमल साइंस एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये हमारा जो है टॉपिक शुरू हो गया है न्यू। पीछे जितनी भी डिजीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। एनिमल साइंस और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन क्या है? जिस लाइफ स्टॉक कहते ही एनिमल साइंस को है, जिसमें हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, इनकी प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, इनकी ब्रीडिंग को पढ़ते हैं और इनकी डिजीज़ और इनके ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाट इज़ एनिमल साइंस, ठीक है। एनिमल साइंस क्या है? रिफर्स टू दिस टोटल स्टोर ऑफ नॉलेज रिलेटिव टू ब्रीडिंग, फीडिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट एज गेन थ्रू प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस एंड रिसर्च मेथड। इसमें वही बात बता रहे हैं जो मैंने पहले बताई है कि एनिमल्स की ब्रीडिंग करना, उनको फीडिंग करना, उनकी केयर करना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको मैनेजमेंट करना, मुख्तलिफ़ एनिमल्स की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, फिर उनको बेचना, मार्केटिंग के ज़रिए प्रोसेस करना मुख्तलिफ़ एनिमल्स को, और उनसे यानी एनिमल्स की जो भी उनकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट लेना और लोगों तक बेचना और उससे इकोनॉमिकली फ़ायदा लेना, और रिसर्च मेथड के अंदर भी जानवरों को यूज़ करना। ये सारी ये क्या है? एनिमल साइंस है, ये आपने याद रखना है। एनिमल्स एज ए फूड कैसे यूज़ होते हैं? ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। एनिमल्स जो हैं ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? तो ये एनिमल्स जो हमारे पास हैं, ये पहली बात तो कि एनिमल का जो फ़ायदा है खुराक के तौर पर वो मीट है, जिसमें बीफ का, पोर्क का, लैम्ब का, गोट का, ये पोल्ट्री की जितनी भी फार्म्स हैं इनसे हम गोश्त हासिल करते हैं। दूसरा हम इनसे क्या हासिल करते हैं? मिल्क, यानी चीज़, आइसक्रीम, योगर्ट। तीसरा हम इससे एग्स के लेते हैं, एग्स के ज़रिए हम क्या बनाते हैं? पास्ट्रीज़, यानी केक, क्रीम जो होते हैं, क्रीम वाले केक, मायोनीज़ बनाते हैं, कस्टर्ड्स बनाते हैं, ठीक है।
तो ये इनके एग्स के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। तो ये मिल्क के ज़रिए कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, मीट के ज़रिए और एग्स के ज़रिए, ये आपने याद रखना है। ये हमारी आम बेकरी की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है एनिमल बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी जो हमें फ़ायदा देते हैं, जो जिससे हम लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं इकोनॉमिकली और कमर्शली, फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। हाउ एनिमल यूज्ड एज बाई प्रोडक्ट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। एनिमल बाई प्रोडक्ट कहाँ है, बोन्स हैं। बोन से हम बटन, ग्लो, उनके अंदर जो होते हैं मिनरल, उसमें जो सोडियम सल्फेट और विटामिन डी जो है वो हम हासिल करते हैं फॉर लाइफ स्टॉक फीड। किसी एक एनिमल की जो ये बोन्स हैं वो किसी दूसरी एनिमल्स के लिए एज ए खुराक फीड के तौर पर काम कर सकती है, जैसे कि कैल्शियम है। इस तरह दूसरी इनकी चीज़ होती है एनिमल की फ़ैट, जो कि केमिकल्स बनाने में, सेल्फ क्रीम बनाने में, ड्रेसिंग, लुब्रिकेंट्स, सॉप्स और फूड बनाने में काम होती है। जैसे ये जो साबुन है, आम जो साबुन घर में यूज़ होते हैं, ये भी फ़ैट से, एनिमल फ़ैट से यूज़ होते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड वन ग्लैंड्स। एनिमल जो ग्लैंड्स हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन के अंदर, फूड एडिटिव्स, फूड के एडिटिव्स के लिए, यानी फूड के फैक्ट को बढ़ाने के, उसके जायकों को बढ़ा कर पेश करने के लिए, या उसको लंबे से तक स्टोर रखने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ग्लैंड्स। फोर्थ वन है हमारे पास कोलेजन। कोलेजन, ग्लू और गिलाटिन जो है, ये भी जो है हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटरस्टेशियल एंड स्टोमिक टिश्यूज़, ठीक है। इंटरस्टेशियल और स्टोमिक टिश्यू जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, एनिमल्स के, उसके हम मीट, गोश्त बनाते हैं। सर्जिकल सूचर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स फॉर म्यूज़िकल एंड स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये यूज़ होती हैं। सर्जिकल सूचर्स क्या होती हैं, सर्जिकल सूचर्स में ये एक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसमें एक तरफ सुई लगी होती है, सुई के साथ ही धागा लगा होता है। तो जहाँ पर ना हमारी सर्जरी हो या ऑपरेशन हो, ऑपरेशन होने के बाद जो दोबारा ना जिस्म को बंद करने के लिए वहाँ पर हम उस सर्जिकल सूचर्स के ज़रिए जो है वो उनको आपस में दोबारा जो है जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ऐसे स्ट्रिंग होती है, उसके साथ धागा लगा होता है, इसके ज़रिए हम इसको तय कर देते हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इनके स्टोमिक टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा वाइड यूज़ है। और एंड पे है फर्टिलाइज़र। यस, इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हम किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया के फर्टिलाइज़र, और खेतों में इनका मैन्योर जो होता है वो खुश करके गिराते हैं। हाउ एनिमल यूज़ एज वर्क। अब नेक्स्ट एनिमल का यूज़ आ गया वर्क के तौर पर। एनिमल कैसे यूज़ होता है, कल्टीवेट लैंड। ये जो गांव में आपने देखा होगा कि बैल, गायें वगैरह जो होती हैं वो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है, इसकी तहों को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन, यानी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम इनके ऊपर सामान लाद कर भी इनको यूज़ करते हैं। कंट्रोल अदर एनिमल्स, यानी कि इनके ज़रिए हम दूसरे एनिमल्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। असिस्ट फिजिकली एंड मेडिकल हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड, एलिपेटिक एंड डायबिटिक डिजीज़ के जो होती हैं ना, ठीक है, एपिलेप्टिक और डायबिटिक, ये जो होती हैं ना एपिलेप्टिक, ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें जो है, जिसे आप कहते हैं मिर्गी, वो बीमारी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम एनिमल्स जो है, एक एनिमल को कंट्रोल करने के लिए दूसरे एनिमल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये और ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ होता है। अदर एनिमल्स यूज़ क्या, हाइड्स, हेयर, लैब एनिमल्स, ये तो आपको पता ही है, लेदर बनाने के लिए, कॉटन हासिल करने के लिए, फाइबर, कपड़ा, मोहर, माइस, रेट जो है ये लैब एनिमल है। आपको पता है ना, रिसर्च में, लैब में हम या तो माइस या रैट यूज़ करते हैं। पिग्स वगैरह, पेट्स जो हैं घरेलू, हम वैसे जो है डोमेस्टिक भी घर में भी रखते हैं। नेक्स्ट है जो है लाइफ स्टॉक इंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट, यानी लाइफ स्टॉक को एज ए बिज़नेस इस्तेमाल करना, ठीक है। लाइफ स्टॉक को हम किस तरह बिज़नेस के थ्रू हम इनके जो है बिज़नेस बना के इनसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। न्यूमरस लाइफ स्टॉक इंटरप्राइज होते हैं, बिज़नेस बना सकते हैं। कोई बिज़नेस जो है वो ट्रेडिशनल हो सकता है, कोई एक्जॉटिक है, कोई जो है प्योर ब्रीड है, कोई क्रॉस ब्रीड है, कोई रिक्रिएशनल है, ठीक है। जो प्योर में यहाँ पर जो हमारे पास एक्जॉटिक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा जानवर लेके आते हैं जो किसी बाहर के मुल्क का हो, उस बाहर के मुल्क को ला के ना जानवर को जो हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक है, एक जानवर जो हमारे मुल्क में नहीं है उसको हम किसी बाहर के मुल्क से लेके आते हैं और अपने मुल्क में कल्टीवेट करके उसका गोश्त बेचते हैं, या उस लोगों तक उसकी ब्रीडिंग करा के उसकी तादाद बढ़ा के अपने मुल्क में एज ए बिज़नेस शुरू करते हैं। तो उसे बोलते हैं कि एक्जॉटिक। ट्रेडिशनल क्या होता है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है अपने मुल्क की रवायती चीज़ों को जानवरों को ग्रो करना, जैसे भैंस
भैंसें हैं जो हमारे मुल्क में हैं, गायें हैं, इनको या बकरियों को, इनको एक बिज़नेस रखना, ठीक है। बिज़नेस का मतलब है कि एक बंदा है, उसके पास ढेर सारी अगर उसने बकरियां ख़रीदी हैं, फिर वो क्या करेगा, उन बकरियों को बेचेगा और एज ए बिज़नेस इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है प्योर ब्रीड एंड क्रॉस ब्रीड करने के लिए भी, यानी एक ब्रीड है, एक नस्ल है एक जानवर की, उसको उसकी नस्ल से और मुख्तलिफ़ इक़साम की नस्लें पैदा करने के लिए भी, ब्रीडिंग के दौरान के लिए भी एज ए बिज़नेस ये यूज़ करते हैं। प्योर ब्रीड वो होते हैं जो सेम स्पीशीज़ की क्रॉस कराने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो, और क्रॉस ब्रीड वो होते हैं जो मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ का आपस में क्रॉस करवाने से पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्रिएशनल भी है। रिक्रिएशनल ये है कि हम जो है ना ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनसे ड्रग्स वगैरह हासिल करते हैं जानवरों से, ठीक है। और वो ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि मसलन आप ये देख लें कि ड्रग्स भी हम इनसे हासिल करके बिज़नेस बना सकते हैं। और रिक्रिएशनल का एक मीनिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये आप देखें मुख्तलिफ़ मुकाबलात जात होते हैं, कुछ लोगों ने जानवरों को इसलिए पाला होता है क्योंकि वो बड़े बड़े मुकाबले में उनको लेके जाते हैं, उनका मुकाबला करवाते हैं और फिर पैसे लेते हैं, तो ये इसे कहते हैं रिक्रिएशनल। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पर एंटरप्राइज यानी बिज़नेस के दौरान है कल्टीवेट की जाती हैं, वो कैटल्स की हैं, हॉर्सेस की हैं, शीप हैं, गोट्स हैं, स्वाइन यानी पिग्स, पोल्ट्री और रैबिट्स, इनकी यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें एज ए बिज़नेस, ये वाले जो स्पीशीज़ हैं बिज़नेस के तौर पे भी काम करती हैं। इनकी फिर वो खुराक खाते नहीं हैं, सिर्फ बिज़नेस के लिए इनको रखते हैं। और भी इनके लिए, इनको बिज़नेस के तौर पर काम करने के लिए इनको एक अलग सा जो है डिफरेंट इनकी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, रहने की जगह होती है, इनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है, इनकी खुराक वो मुख्तलिफ़ तरीके से देते हैं। मैनेजमेंट भी होते हैं मुख्तलिफ जो होते हैं वो को एग्जिस्ट वेल, यानी मुख्तलिफ तरीके जो है ना जो बिज़नेस के लिए यूज़ होते हैं, उनके लिए जो खुराक होती है वो आम जानवरों से हट के होती है और उनकी एग्जिस्टेंस भी हट के होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हम इसको किस तरह एनिमल्स को यूज़ करते हैं, तो राइट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेयरी फार्मिंग यानी बर्थ एंड पुबर्टी, किस तरह हम डेयरी फार्मिंग से फ़ायदा लेते हैं। ए फीमेल क्लैब, ठीक है, एक फ़ीमेल जो क्लैब होती है डेस्टिनेटिंग फॉर डायरिंग वे अप्रॉक्सीमेटली 40 kg एट बर्थ। एक फीमेल जो कैल्ब होता है, बच्चा होता है जानवर का, वो बर्थ के वक्त उसका कितना वेट होता है, 40 किलोग्राम। इफ रेयरली करेक्टली शी कुड रीच पुबर्टी एट 1 ईयर, ठीक है, वेइंग 250 kg। और जब वो 1 साल बाद बड़ा हो जाएगा, बालिग होगा, तो उस वक्त उसकी कितना वेट होना चाहिए, 250 kg। तो ये उसकी है। अब आगे आ जाता है ओस्ट्रस साइकिल। ये फीमेल में होता है एस्ट्रस साइकिल, जिस तरह ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, हर 28 डेज़ के बाद 28 डेज़ के बाद वो रिपीट होता है। इसी तरह ओस्ट्रस साइकिल जो है जानवरों के अंदर भी फीमेल्स के अंदर रिपीट होता है, तो वो हम देख लेते हैं किस किस जानवर का कितना होता है। द लेंथ ऑफ ओस्ट्रस साइकिल ऑफ को इज़ 21 डेज़, यानी हर 21 दिन बाद उसका ओस्ट्रस साइकिल रिपीट होता है। और ये कितने घंटों तक रहता है, ये 18 घंटों तक रहता है, ठीक है, ये डेज़ नहीं 18 घंटों तक रहता है। फिर इसके बाद अगर वो हो जाए गेस्टेशन या जो फर्टिलाइजेशन वगैरह इनकी हो जाए, तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ द डेयरी को इज़ 283 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.5 मंथ्स, यानी जो इनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, जैसे हुमन का कितना होता है, हुमन कितने मंथ बाद पैदा होता है हुमन का बच्चा, 9 माह बाद। ये 9 मंथ जो होता है बच्चा जो है माँ के पेट में ही रहता है, तो जो ये 9 मंथ है इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरेशन ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम कह लें बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, ठीक है, कंसेप्शन और बर्थ के दौरान जो पीरियड है ना, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और जो गाय हैं उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 283 डेज़ है, और 283 डेज़ बाद उसका जो है बच्चा जो है वो पैदा होता है। ओस्ट्रस साइकिल ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है। ओस्ट्रस साइकिल्स क्या होता है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, एक प्रोएस्ट्रस होती है, दूसरी एस्ट्रस होती है, तीसरी मेटाएस्टर होती है और चौथी होती है डाइएस्टर। प्रोएस्टर में जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन करता है, और इस तरह ये फोलिन के अंदरूनी जो होती है ना हार्मोनल चेंजेस वो वगैरह कर होती है सारी, ठीक है। ये ओवल्यूशन जो होती है वो भी जो है अर्ली स्ट्रेस पे होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। 4 स्टेजेस इसकी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टेशन, यानी जैसे ही पहले हमने ओस्ट्रस साइकिल पढ़ा,
बर्थ पड़ी सबसे पहले, ठीक है। बर्थ के बाद उसकी बालग होने का ड्यूरेशन पड़ा, बालग होने के पास फीमेल का ओस्ट्रस साइकिल पड़ा। ओस्ट्रस साइकिल के बाद जब वो बच्चा देती है तो वो लैक्टेशन करती है। ये लैक्टेशन यानी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये क्या होगा, काओ कमेंसेस प्रोड्यूसिंग मिल्क एज सून एज शी हैज़ ए कॉफ। जैसे उसके यहाँ कोई छोटा बच्चा पैदा हो जाता है तो वो क्या पैदा करने लग जाती है, दूध पैदा करने लग जाती है। इफ़ द को इज़ यूज टू सकल कैब्स, अगर बच्चे उसका दूध पीना शुरू कर दें तो जितना ज़्यादा बच्चे दूध पिएंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर दूध की पैदा करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। तकरीबन 2 साल तक वो लगातार दूध इस तरह बनाती रहेंगी अगर बच्चे 2 साल तक दूध पिएँ। लेकिन अगर 2 साल से पहले ही वो दोबारा जो है माँ प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, उसके दूध को जो उसने पैदा किया होता है वो खुश्क करवाना पड़ता है नेक्स्ट गेस्टेशन पीरियड तक। समझ आई आपको कि क्या करना है। जब माँ बच्चा देती है तो वो पहले तो उसको कितने साल दूध पिलाना चाहिए, 2 साल तक। 2 साल तक वो अपने अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका मिल्क बनता रहेगा। लेकिन अगर 2 साल से पहले ही वो प्रेग्नेंट दोबारा हो जाए तो फिर क्या होगा, हमने बच्चे का दूध छुड़वा देना है और वही दूध जो होगा वो माँ के अंदर स्टोर रहने देना है, क्योंकि दूध कैल्शियम का ज़रिया है। अगर हम उस बच्चा माँ प्रेग्नेंट भी हो जाए और बच्चा दूध भी पीता रहे, ये नहीं हो सकता। इस तरह माँ की सेहत पर भी फ़र्क पड़ेगा और बच्चे के भी। इनक्यूबेशन मिल्क प्रोडक्शन, जब से हम बेचने के लिए मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहे हों तो फिर हमारा ये मसला होता है कि हमने फिर जो काऊ होती है उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होने देना, ठीक है। यानी अगर हम दूध को एज ए बिज़नेस यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि उसका बच्चा दूध जो है पीता रहे और दूध बनता रहे, फिर हम उसका दूध जो होगे वो नेक्स्ट कुछ साल तक जो होगे बेचते रहेंगे और पैसे लेते रहेंगे। दी एम इज़ हैव दी काऊ कल वंस ईयर, यानी 1 साल तक जो होगा फिर वो दूध बच्चों को भी पिलाएगी और हमें भी देगी, हम उसको बेच के पैसे लेंगे। दिस मीन्स दैट शी विल मे मेकिंग 10 मंथ्स ऑफ द ईयर आर अप्रॉक्सीमेटली 305 डेज, यानी बच्चा देने के बाद, ठीक है, अगर वो 1 साल प्रेग्नेंट नहीं होती तो इसका मतलब है वो 10 महीने हमें भी, बच्चे को भी दूध पिलाती है और हमें भी दूध देती है, जिसे हम बेच के इकोनॉमिकली फ़ायदा लेते हैं। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चे का दूध छुड़वा दिया जाता है। ये चीज़ें आपने इसमें याद रखना है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आज तक इतने ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो कमेंट जो होता है, और मेरी ईमेल आईडी भी होगी, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं।